हेलो साथियों, यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ध्येय आईएएस के द्वारा तैयार टेस्ट 2 में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं तथा सूची 2 में संबंधित विद्वानों के नाम हैं। निहारिका परिकल्पना का संबंध लाप्लास से है। वायव राशि परिकल्पना का संबंध कांट से है। ग्रहाणु परिकल्पना का संबंध चैम्पलिन तथा मोल्टेन से है। ज्वारीय परिकल्पना का संबंध जीन्स एवं जेफरीज से है, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। देखते हैं अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? विकल्प ए, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। विकल्प बी, यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। विकल्प सी, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। विकल्प डी, आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है। विकल्प डी गलत दिया हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी रूप से संगठित थे, जिसका आयतन अति निम्न एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। एकाकी पिंड के विस्फोट से निकले पदार्थों से ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न है, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। विकल्प ए, बृहस्पति और शनि ग्रह के मध्य। विकल्प बी, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य। विकल्प सी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी है। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को भीतरी ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? विकल्प ए, ज्वालामुखी। विकल्प बी, उल्कापिंड। विकल्प सी, गुरुत्वाकर्षण बल। विकल्प डी, चुंबक। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ज्वालामुखी भूगर्भ की जानकारी हेतु प्रत्यक्ष स्रोत है। भूगर्भ की जानकारी हेतु अप्रत्यक्ष साधन उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व है। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? विकल्प ए, धरातलीय विसंगति। विकल्प बी, मृदा द्रवण। विकल्प सी, सुनामी। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी भूकंप का प्रभाव है। भूकंप के प्रभाव भूस्खलन, हिमस्खलन, सुनामी, धरातलीय विसंगति, मृदा द्रवण, बांध व तटबंधों का टूटना तथा धरातलीय झुकाव है। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन 1, महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम है। कथन 2, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थलमंडल कहलाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। भूपर्पटी ठोस पृथ्वी का बाह्य भाग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी एवं ऊपरी मेंटल मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विकल्प ए, तिब्बत। विकल्प बी, बांग्लादेश। विकल्प सी, भूटान। विकल्प डी, भारत। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी, भूटान है। तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगपो नदी को ही भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश एवं भारत है। देखते हैं अगला प्रश्न है, आइसोनेफ रेखा है। विकल्प ए, बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। विकल्प बी, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। विकल्प सी, किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा। विकल्प डी, मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है। मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ रेखा कहते हैं। बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को आइसोनिफ रेखा कहते हैं। समुद्र की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है डेटम रेखा कहलाती है। किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा आइसोनोमल रेखा कहलाती है। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। कथन 2, अर्ध अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोस्तों इसके दोनों ही कथन सत्य हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा।
अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है तथा यह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। कथन 2, भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। दोस्तों इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है? विकल्प ए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायिका को सम्मिलित न करना। विकल्प बी, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना। विकल्प सी, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी, उपरोक्त सभी भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु उपाय हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है? विकल्प ए, देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार। विकल्प बी, देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार। विकल्प सी, केवल महिलाओं के चुनाव में वोट देने का अधिकार। विकल्प डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। सार्वभौमिक मताधिकार से आशय है देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार। वर्ष 1989 तक 21 वर्ष के ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क माना जाता था। 1989 में संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 कर दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे। विकल्प ए, कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है। विकल्प बी, कुल मतों का 3/4 मत प्राप्त होता है। विकल्प सी, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होता है। विकल्प डी, उतनी ही प्रतिशत सीटें प्राप्त हों जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसको अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है? विकल्प ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। विकल्प बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकल्प सी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। कथन 2, इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प 1 गलत दिया है, विकल्प 2 सही दिया हुआ है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनमें बाजार में मांग होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का वितरण विभिन्न व्यक्तियों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। अधिकांश वितरण इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं को खरीदने के इच्छुक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई तथा कारण दिया है इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। इसके अंतर्गत बिचौलियों का उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी माना गया तथा भूमि धारण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। देखते हैं अगला प्रश्न। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। कथन 2, इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है।
दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। इसे ही एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है। विकल्प ए, वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। विकल्प बी, वह जिसका धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य के बराबर होता है। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए है। सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है। विकल्प ए बार, विकल्प बी नॉट, विकल्प सी जूल, विकल्प डी ओम। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए बार पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है, जबकि जूल कार्य या ऊर्जा की इकाई है, नॉट समुद्र में गति मापने की इकाई है, ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 शिक्षा में निवेश, 2 कार्यस्थल प्रशिक्षण, 3 स्वास्थ्य में निवेश, 4 प्रवसन, 5 सूचना। उपरोक्त में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन दिया है, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। कारण दिया है, चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी है। कथन सही है परंतु कारण गलत दिया है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। राजराज और राजेंद्र प्रथम इस शासनकाल के 2 महान शासक हुए। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अनेक स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। चोल शासकों ने इन मंदिरों की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन आरंभ किया, जिनमें उनकी जीतों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसलिए हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था। विकल्प ए मार्को पोलो, विकल्प बी अल मसूदी, विकल्प सी सुलेमान, विकल्प डी इब्न बतूता। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी अल मसूदी है। बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915-916 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजुर तथा राजा को बौरा कहा था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1, प्रतिहार राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। कथन 2, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए है। केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। प्रतिहार राजा भोज विष्णु का भक्त था तथा उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। उसके कुछ सिक्कों पर आदि वराह शब्द अंकित है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था, जबकि कथन 2 में राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी। विकल्प ए अंग्रेजी में, विकल्प बी मराठी में, विकल्प सी हिंदी में, विकल्प डी गुजराती में। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी मराठी में। वर्ष 1924 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई तथा वर्ष 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ मध्यकालीन कवि तथा उनकी सम्मुख रचनाएं दी हुई हैं। विकल्प ए में मुल्ला दाऊद की रचना चांदायन दी है। विकल्प बी में अमीर खुसरो की रचना आशिका दी है। विकल्प सी में सोमनाथ की रचना राग विबोध दी है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी रचनाएं तथा मध्यकालीन कवि सही सुमेलित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय था। विकल्प ए सैनिकों को वेतन के रूप में दिया जाने वाला भूभाग, विकल्प बी उलेमा व काजी को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, विकल्प सी शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम, विकल्प डी अकाल के दौरान भू राजस्व वसूली से प्राप्त छूट।
दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी शरीयत के अलावा राज का चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित से आशय था शरीयत के अलावा राज का चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था विकल्प ए सूरत की संधि से, विकल्प बी बसीन की संधि से, विकल्प सी सालबाई की संधि से, विकल्प डी पूना की संधि से। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सालबाई की संधि से हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। युद्ध में किसी पक्ष की जीत नहीं हुई। अंत में युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए इंडियन एसोसिएशन का संबंध सुरेंद्रनाथ बनर्जी से है, विकल्प बी पूना सार्वजनिक सभा का संबंध जस्टिस रानाडे से बताया गया है, विकल्प सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संबंध जी सुब्रमण्यम अय्यर से बताया गया है, विकल्प डी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध फिरोज शाह मेहता से बताया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संबंध जी सुब्रमण्यम अय्यर से नहीं है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा सन 1866 में लंदन में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 ईस्वी में जस्टिस रानाडे के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी तथा फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है। विकल्प ए बाजीराव प्रथम, विकल्प बी बाजीराव द्वितीय, विकल्प सी छत्रपति शिवाजी तथा विकल्प डी राजा राम। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1621 को शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। इन्हें गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है। 1 प्रतिकूल जलवायु, 2 प्राकृतिक विपदाएं, 3 बेरोजगारी, 4 शांति एवं स्थायित्व। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी है। प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं तथा बेरोजगारी प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित हैं, जबकि शांति एवं स्थायित्व प्रवास के अपकर्ष कारकों में आता है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। लोग बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक जीवन हेतु प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक प्रतिकर्ष कारक तथा दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आता है, जबकि अपकर्ष कारक में बेहतर अवसर, शांति एवं स्थायित्व, रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शहर तथा दूसरी तरफ झील दी हुई है। टोरंटो ऑन्टारियो झील के किनारे स्थित है, शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है, डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे स्थित है, जबकि डेट्रॉयट ह्यूरोन झील के किनारे स्थित नहीं है। डेट्रॉयट का संबंध इरी झील से है। डेट्रॉयट इरी झील के किनारे अवस्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए क्षेत्रफल मापन से, विकल्प बी दिशा मापन से, विकल्प सी दूरी मापन से, विकल्प डी प्रवणता मापन से। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी दूरी मापन से है। ओपिसोमीटर का प्रयोग मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है। विकल्प ए चिता, विकल्प बी कजान, विकल्प सी मास्को, विकल्प डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित हैं। पार साइबेरियन या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मास्को, कजान, ट्यूमिन, चिता एवं खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
कथन तथा कारण दिए हुए हैं। कथन दिया है परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है तथा कारण जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए है। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। विकल्प ए भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग, विकल्प बी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, विकल्प सी उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, विकल्प डी दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। इसे बेहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा प्रभावित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए बिग इंच पाइपलाइन, विकल्प बी कामेकान पाइपलाइन, विकल्प सी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, विकल्प डी टैप लाइन। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए बिग इंच पाइपलाइन है। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु बिग इंच पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। यह पाइपलाइन 1840 किलोमीटर लंबी है, जबकि कामेकान पाइपलाइन पूर्वी सोवियत संघ में स्थित है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रूस के बेओबर्ग से जर्मनी की ग्रीफ्सवेल्ड को जोड़ने वाली पाइपलाइन है। टैप लाइन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। विकल्प ए कैल्शियम कार्बोनेट, विकल्प बी कैल्शियम सल्फेट, विकल्प सी कैल्शियम ऑक्साइड तथा विकल्प डी सोडियम ऑक्साइड। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी कैल्शियम सल्फेट है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की आवश्यकता होती है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। विकल्प ए विश्व व्यापार संगठन, विकल्प बी IMF, विकल्प सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अस्तित्व में आए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए हैं, जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। कथन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। कारण दिया है प्लासी की युद्ध विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। प्लासी की युद्ध 23 जून 1957 में उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न में से एक असत्य कथन चुनें। विकल्प ए इसे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, विकल्प बी यह युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, विकल्प सी इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, विकल्प डी इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी गलत दिया हुआ है। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, जबकि अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी को पुराने अडयार वंश के हाथों में सौंप दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। विकल्प ए सिंध का विलय 1843 ईस्वी में दिया है, सही है। विकल्प बी पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में दिया हुआ है, सही है। विकल्प सी नागपुर का विलय 1853 ईस्वी में दिया है, यह भी सही है। विकल्प डी अवध का विलय 1848 ईस्वी में ना होकर के 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत कुशासन के आरोप में सन 1856 ईस्वी में अवध का अधिग्रहण किया गया था, अतः विकल्प डी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्था तथा सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी।
वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी तथा देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। अर्थात विकल्प ए सही है। 1, 2, 3, 4 देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन एवं श्री धरालू नायडू ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी, जबकि देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? विकल्प ए कंबन, विकल्प बी नन्नैन, विकल्प सी टिक्कन, विकल्प डी यर्रन। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए कंबन हो जाएगा। कंबन का संबंध महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है। नन्नैन, टिक्कन तथा यर्रन तेलुगु साहित्य में कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। 11वीं शताब्दी में महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नैन ने प्रारंभ किया, जिसे क्रमशः टिक्कन तथा यर्रन द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी में पूरा किया गया। कंबन के द्वारा तमिल रामायण की रचना की गई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई थी? विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक का निधन, विकल्प बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, विकल्प सी रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना, विकल्प डी जलियांवाला बाग नरसंहार। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना घटना सर्वप्रथम घटी थी। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना मार्च 1919 की घटना है। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 की घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 की घटना है तथा बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? विकल्प ए 5 मार्च 1932, विकल्प बी 5 मार्च 1931, विकल्प सी 26 जनवरी 1931, विकल्प डी 26 जनवरी 1930 को। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। कथन 2 ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी दोनों कथन सत्य हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम ही पंचायती राज की मूलभूत इकाई होती है। इसमें 2 संस्थाएं होती हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता? विकल्प ए मतदाता सूची का निर्माण तथा उसका रखरखाव, विकल्प बी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, विकल्प सी चुनाव की अधिसूचना जारी करना, विकल्प डी आचार संहिता का निर्माण करना। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी चुनाव की अधिसूचना जारी करना भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया था। सामान्यतया प्रत्येक 5 वर्ष बाद निर्वाचन की प्रक्रिया की अधिसूचना संसद के मामले में राष्ट्रपति तथा राज्य विधानसभा के मामले में राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। इसके माध्यम से वे नागरिकों को मतदान हेतु आह्वान करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितने से कम नहीं हो सकती? विकल्प ए 60 से कम, विकल्प बी 40 से कम, विकल्प सी 50 से कम, विकल्प डी 30 से कम। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 40 से कम नहीं हो सकती। राज्य विधान परिषद एक स्थायी निकाय होती है और यह भंग नहीं की जा सकती, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके पास विकल्प ए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, विकल्प बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, विकल्प सी उच्च एवं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, विकल्प डी किसी भी विधि विशेषज्ञ को बना सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य।
राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है। उसे किसी भी सदन में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कथन 2, कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर कथन 1 सत्य है, परंतु कथन 2 गलत दिया है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अतः कथन 1 सत्य है जबकि कथन 2 असत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विकल्प ए हैजा, विकल्प बी मलेरिया, विकल्प सी टाइफाइड या विकल्प डी पीत ज्वर। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन तथा कारण दिए हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, कारण उन उष्मारोधी तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए है। कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? विकल्प ए ठोस, विकल्प बी द्रव, विकल्प सी गैस, विकल्प डी किसी का भी नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प डी है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा होता है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा तथा द्रव व गैस में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पौधों के कुछ भाग दिए हैं तथा सूची 2 में उनके कार्य दिए हैं। जाइलम का कार्य जल का परिवहन करना, मूल रोम का कार्य जल का अवशोषण करना, फ्लोएम का कार्य भोजन का परिवहन करना तथा रंध्र का कार्य वाष्पोत्सर्जन करना है। अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है। विकल्प ए कैल्शियम ऑक्सलेट, विकल्प बी सोडियम बेंजोएट, विकल्प सी कैल्शियम एसीटेट, विकल्प डी सोडियम एसीटेट। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए कैल्शियम ऑक्सलेट मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2CO4 है, जिसे Ca ब्रैकेट के अंदर COO2 भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ विटामिन तथा उसके सामने उसकी कमी से होने वाले रोग दिए हैं। विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग होता है, सही दिया है। विटामिन B12 की कमी से रुधिर क्षीणता होता है, सही दिया है। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है, यह भी सही है। विटामिन A की कमी से स्कर्वी रोग दिया है, जो कि गलत है। विटामिन A की कमी से स्कर्वी रोग नहीं होता। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? विकल्प ए अलैंगिक जनन, विकल्प बी लैंगिक जनन, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी अर्धलैंगिक जनन। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को विकल्प ए अपसरित कर देता है, विकल्प बी अभिसारित कर देता है, विकल्प सी कोई प्रभाव नहीं डालता, विकल्प डी वर्ण विक्षेपित करता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी है। उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित कर देता है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? विकल्प ए औद्योगिकीकरण में वृद्धि, विकल्प बी जल संसाधन का कुप्रबंधन, विकल्प सी बढ़ती जनसंख्या, विकल्प डी अत्यधिक वर्षा। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प डी अत्यधिक वर्षा भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। भौम जल स्तर में कमी के निम्न कारण हो सकते हैं: जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, जल संसाधन कुप्रबंधन,
कृषि गतिविधियों का प्रसार इत्यादि, जबकि अत्यधिक वर्षा भौम जल स्तर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। कथन 2, इसका प्रचालन वर्ष 1999 में हुआ था। दोस्तों इसका सही कथन 1 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसका प्रचालन वर्ष 1999 में नहीं हुआ था, इसका प्रचालन वर्ष 1995 में हुआ था। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला सोयाबीन जीवाणु राइजोबियम जैपोनिकम है, सही दिया है। दूसरा जली फर्न एनाबिना एजोली है, सही दिया है। तीसरा लुसर्न राइजोबियम मेलिलोती, सही दिया है। अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं? विकल्प ए परंपरावादी अवस्था, विकल्प बी आत्मस्फूर्ति अवस्था, विकल्प सी परिपक्वता की अवस्था, विकल्प डी अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी परिपक्वता की अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं। आर्थिक विकास की परिपक्वता की अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में साधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश में सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन तथा कारण दिए हैं। कथन दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं तथा कारण दिया है इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? विकल्प ए मेहसाणा, विकल्प बी नवागाम, विकल्प सी मोरान, विकल्प डी लुनेज। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी मोरान गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। मोरान, नाहरकटिया, डिगबोई इत्यादि असम में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्र उत्पादक क्षेत्रों में कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा एवं लुनेज इत्यादि हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? विकल्प ए आर्सेनिक, विकल्प बी सोडियम, विकल्प सी पोटेशियम तथा विकल्प डी बेरिलियम। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए आर्सेनिक। पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने से आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में भौम जल स्तर नीचा होने के कारण फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वेम्बनाथ कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है? विकल्प ए पारादीप, विकल्प बी हल्दिया, विकल्प सी कोच्चि, विकल्प डी मंगलोर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी कोच्चि है। वेम्बनाथ कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, के मुहाने पर कोच्चि पत्तन अवस्थित है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है। यह पत्तन केरल, दक्षिण कर्नाटक तथा दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है। विकल्प ए संधारणी विकास से, विकल्प बी समावेशी समृद्धि से, विकल्प सी राष्ट्रीय आय का वास्तविक सूचक, विकल्प डी वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से है। जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई मापने का एक साधन है, अतः यह वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए मलेरिया प्रोटोजुआ जनित रोग है, सही दिया है। विकल्प बी एथलीट फुट कृमि जनित रोग दिया है, जबकि यह एथलीट फुट रोग कृमि जनित नहीं होता है, यह कवक जनित रोग है। न्यूमोनिया जीवाणु जनित रोग दिया है, सही दिया है। रेबीज विषाणु जनित रोग दिया है, सही दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न है काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? विकल्प ए टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में, विकल्प बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, विकल्प सी रेगिस्तानी क्षेत्र में, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य काई एवं लाइकेन टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत ही सीमित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? विकल्प ए प्रक्रम निर्गत निवेश, विकल्प बी निर्गत निवेश प्रक्रम, विकल्प सी प्रक्रम निवेश निर्गम, विकल्प डी निवेश प्रक्रम निर्गत। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी निवेश प्रक्रम निर्गत। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम एवं निर्गत सम्मिलित है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, परिवहन, विद्युत एवं अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदला जाता है। निर्गत में अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? विकल्प ए स्थानांतरित कृषि, विकल्प बी मिश्रित कृषि, विकल्प सी वाणिज्यिक कृषि, विकल्प डी गहन निर्वाह कृषि। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इसमें वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कथन 1 पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, सही दिया है। कथन 2 सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, सही है। तथा कथन 3 बीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, सही कहा है। तीनों कथन सत्य हैं, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूखने की शक्ति के नष्ट होने से? विकल्प ए एनोस्मिया, विकल्प बी एम्फाइसीमा, विकल्प सी स्लीप एपनिया, विकल्प डी ल्यूकेमिया। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए एनोस्मिया है। एनोस्मिया गंध की शक्ति का आंशिक या पूर्ण अभाव होता है। यह किसी बीमारी या अन्य कारणों से होता है। एम्फाइसीमा इस एक प्रकार का क्रमिक प्रतिरोधी फुफ्फुसी रोग है। स्लीप एपनिया निद्रा संबंधी विकार है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजनाएं तथा उसके सामने उसके प्रारंभ वर्ष दिए हुए हैं। विकल्प ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ वर्ष 2007 सही दिया है। विकल्प बी राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ वर्ष 2005 सही दिया हुआ है। विकल्प सी राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन का प्रारंभ 2008 में दिया है, जबकि राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन का प्रारंभ 2008 में ना होकर के 2004 में लागू किया गया था। यही विकल्प गलत है। विकल्प डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संबंध 2007 से है, सही है। अगला प्रश्न है औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कथन 1 यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। कथन 2 औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी, दोनों कथन सत्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य है? विकल्प ए यह तीनों क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उत्पादनों का योगफल है। विकल्प बी यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। विकल्प सी यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल है। विकल्प डी सभी कथन सत्य। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य दिए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? विकल्प ए आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, विकल्प बी रोजगार की शर्तें, विकल्प सी उद्यमों के स्वामित्व, विकल्प डी श्रमिकों की संख्या। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ये सरकार की सारी सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, जैसे रेलवे, डाकघर इत्यादि। निजी क्षेत्रों में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे टाटा आयरन एवं स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इत्यादि। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? विकल्प ए 100, विकल्प बी 210, विकल्प सी -40, विकल्प डी 40। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी -40 डिग्री सेल्सियस पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकता थी? विकल्प ए प्रौद्योगिकीकरण, विकल्प बी नगरीकरण, विकल्प सी कृषि का विकास, विकल्प डी शिक्षा का प्रसार। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। यह योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई थी तथा इसका कार्यकाल 1956 तक चला था। देखते हैं अगला प्रश्न है
मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया था? विकल्प ए शिशु लिंगानुपात, विकल्प बी शैक्षिक स्तर, विकल्प सी जीवन प्रत्याशा, विकल्प डी प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक समग्र सूचकांक है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन तथा कारण दिया है। कथन दिया है 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा कारण दिया है वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? विकल्प ए 10 की घात 12 कण, विकल्प बी 10 की घात 21 कण, विकल्प सी 10 की घात 2 कण, विकल्प डी 10 की घात 121 कण। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी एक छोटी बारिश की बूंद में 10 की घात 21 कण होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? विकल्प ए हिप्नोलॉजी, विकल्प बी टेलीपैथी, विकल्प सी कॉस्मोगोनी, विकल्प डी स्लीपोलॉजी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए हिप्नोलॉजी शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम होता है? विकल्प ए 277 डिग्री केल्विन पर, विकल्प बी -4 डिग्री सेल्सियस पर, विकल्प सी 4 डिग्री सेल्सियस पर, विकल्प डी ए तथा सी दोनों। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ए तथा सी दोनों सत्य हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। इसको केल्विन पैमाने में परिवर्तित करने पर 277 डिग्री केल्विन प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं? एक टाइफाइड, 2 हैजा, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस तथा चौथा हेपेटाइटिस ए। दोस्तों इसका सही उत्तर है टाइफाइड, हैजा तथा हेपेटाइटिस ए जल संक्रामक रोग हैं जबकि ट्यूबरकुलोसिस जल से नहीं फैलता। टाइफाइड, हैजा तथा हेपेटाइटिस ए जल संक्रामक रोग हैं जबकि ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकने या चूमने से प्रसारित होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है? विकल्प ए जापान में, विकल्प बी इटली में, विकल्प सी सिंगापुर में, विकल्प डी इंडोनेशिया में। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। 8 अगस्त 2021 को इसमें तीव्र विस्फोट हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना कनिष्क का राजद्रोहण दिया है, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत तथा महाजनपद काल। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। सबसे पहले महाजनपद काल, उसके पश्चात सिकंदर का आक्रमण, उसके पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंत तथा कनिष्क का राजद्रोहण सबसे अंत में आएगा। महाजनपद काल लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व, सिकंदरा का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य का अंत लगभग 185 ईसा पूर्व तथा कनिष्क का राजरोहण लगभग 78 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। कथन 2 केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? विकल्प ए केंद्रक, विकल्प बी कोशिका द्रव, विकल्प सी कोशिका, विकल्प डी केंद्रक झिल्ली। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी कोशिका एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका किसी जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1685 ईस्वी में की थी। जीव एक कोशिकी या बहुकोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन तथा कारण दिया है। कथन दिया है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। कारण दिया है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए कथन तथा कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? विकल्प ए समष्टिवाद की ओर, विकल्प बी व्यक्तिवाद की ओर, विकल्प सी पूंजीवाद की ओर, विकल्प डी उपभोक्तावाद की ओर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी उपभोक्तावाद की ओर हो जाएगा। साधारण बोलचाल में बाजार का आशय उस स्थान विशेष से होता है जहां पर क्रेता तथा विक्रेता किसी वस्तु का क्रय विक्रय भौतिक रूप से उपस्थित होकर करते हैं, अतः बाजार उपभोक्ता की ओर रुझान पैदा करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान रही। कथन 2 भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के दौरान रही।
असत्य कथन का चुनाव करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी है, कथन दूसरा असत्य है। कथन एक सत्य है, भारत में जनसंख्या की उच्चतम 10 की वृद्धि दर 24.80% 1961 से 71 के दौरान थी। कथन दो असत्य दिया है, भारत में जनसंख्या की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001 के दौरान नहीं थी, 2001 से 2011 के दौरान थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? विकल्प ए तिल्ली, विकल्प बी पीयूष, विकल्प सी लसिका गांठें, विकल्प डी अग्नाशय। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी पीयूष ग्रंथि पूर्ण रूपेण से अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एक मटर के दाने के बराबर होता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है? विकल्प ए मादा के शरीर में, विकल्प बी मादा के शरीर से बाहर, विकल्प सी नर के शरीर में, विकल्प डी नर के शरीर से बाहर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। यह मनुष्यों एवं जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन तथा कारण दिया है। कथन दिया है लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, तथा कारण दिया है ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है, कथन तथा कारण दोनों सही है, परंतु कथन और कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? विकल्प ए संयुक्त वन प्रबंधन, विकल्प बी चिपको आंदोलन, विकल्प सी बीच बचाओ आंदोलन, विकल्प डी वन्य जीव विहारों का परिसीमन। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी वन्य जीव दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है, वन्य जीव विहारों का परिसीमन समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, जबकि प्रश्नगत अन्य सभी संरक्षण के तरीके समुदायों की सीधी भागीदारी करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है कहलाती है? विकल्प ए स्थिर विनिमय दर, विकल्प बी अग्रिम विनिमय दर, विकल्प सी तत्काल विनिमय दर, विकल्प डी प्रबंधित विनिमय दर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी तत्काल विनिमय दर हो जाएगा। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय दर तत्काल विनिमय दर कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? विकल्प ए हर्ष, विकल्प बी यशोवर्मन, विकल्प सी नंदवर्धन, विकल्प डी गोपाल। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए हर्ष हो जाएगा। हर्ष चरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसी से प्राप्त होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है? विकल्प ए मध्य पूर्व में, विकल्प बी पश्चिम यूरोप में, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, विकल्प डी चीन में। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए मध्य पूर्व में। कनात सिंचाई व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर सिंचाई की जाती है। यह मुख्यतः ईरान में की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया? विकल्प ए नागपुर, विकल्प बी झांसी, विकल्प सी सतारा, विकल्प डी उदयपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी झांसी का विलय सबसे अंत में किया गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी का विलय 1854 ईस्वी में किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न है, मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होते थे? विकल्प ए पद, विकल्प बी वेतन, विकल्प सी सैन्य उत्तरदायित्व, विकल्प डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। इसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित होते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध में सत्य नहीं है? विकल्प ए इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, विकल्प बी ये अलवार संतों से अधिक प्रभावित थे, विकल्प सी इन्होंने विशिष्टा दैत्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तथा विकल्प डी सभी कथन सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए है, इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में ना होकर के
तमिलनाडु में हुआ था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। इनके संबंध में प्रश्नगत दिए गए अन्य सभी कथन सत्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? विकल्प ए पांड्य से, विकल्प बी चेरों से, विकल्प सी चोलों से, विकल्प डी राष्ट्रकूटों से। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी चोलों से है। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों से था। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उरैयूर थी, बाद में पुहार को राजधानी बनाया गया जो कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। यह इस काल का समृद्धशाली बंदरगाह नगर था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? विकल्प ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, विकल्प बी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, विकल्प सी महान्यायवादी को हटाना, विकल्प डी लोकपाल के सभापति को एवं सदस्यों को हटाना। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। महान्यायवादी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शास्त्रीय नृत्य तथा दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए हैं। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से सही दिया है। कथकली का संबंध केरल से है, सही दिया है। कुचिपुड़ी का संबंध ओडिशा दिया है, गलत दिया है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ओडिशा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन तथा कारण दिया है। वर्ष 1761 में हुए पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। कारण दिया है मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किस एक इतिहासकार का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य एवं सक्षम थी? विकल्प ए मिनहाज ए सिराज, विकल्प बी फिरदौसी, विकल्प सी अबुल फजल, विकल्प डी अमीर खुसरो। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए मिनहाज ए सिराज है। वर्ष 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इतिहासकार मिनहाज ए सिराज का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य एवं सक्षम थी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया? विकल्प ए दंतेदुर्ग ने, विकल्प बी गोविंद तृतीय ने, विकल्प सी कृष्ण प्रथम ने, विकल्प डी ध्रुव ने। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए दंतेदुर्ग है। राष्ट्रकूट राजवंश दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। इसका संस्थापक दंतेदुर्ग था। इसने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर तथा खाली जगह हुई। विकल्प ए कमी हुई, विकल्प बी वृद्धि हुई, विकल्प सी त्वरित वृद्धि हुई, विकल्प डी त्वरित कमी हुई। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी त्वरित वृद्धि हुई। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक -0.31% रही। 1921 के पश्चात जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि हुई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? विकल्प ए 1896 में, विकल्प बी 1902 में, विकल्प सी 1906 में, विकल्प डी 1935 में। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए 1896 है। धन के निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने मई 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? विकल्प ए पी तरंग, विकल्प बी एस तरंग, विकल्प सी पी तरंग एवं एस तरंग दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी एस तरंग है। एस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये तरंग की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। ये जिस
पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। बी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये तरंगों की दिशा के समांतर चलती हैं। इनके द्वारा सेलों में संकुचन व फैलाव की क्रिया होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्वेधी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? विकल्प ए बैथोलिथ, विकल्प बी लैपोलिथ, विकल्प सी डाइक, विकल्प डी ज्वालामुखी शंकु। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी ज्वालामुखी शंकु अंतर्वेधी ज्वालामुखी आकृति नहीं है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के धरातल के नीचे ठंडा होने से निर्मित आकृतियां अंतर्वेधी ज्वालामुखी आकृति कहलाती हैं। इनमें सम्मिलित है बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फेकोलिथ, सिल व डाइक, जबकि ज्वालामुखी शंकु बहिर्वेधी ज्वालामुखी आकृति है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि की विशेषता है? विकल्प ए विस्तृत कृषि क्षेत्र, विकल्प बी अधिक पूंजी निवेश, विकल्प सी उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी, विकल्प डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी। रोपण कृषि बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है। इस कृषि की निम्न विशेषताएं हैं: अधिक पूंजी निवेश, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? विकल्प ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विकल्प बी यूरोपियन तुल्य जलवायु क्षेत्र, विकल्प सी प्रेरी क्षेत्र, विकल्प डी स्टेपी जलवायु क्षेत्र। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय कृषि एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। यहाँ खट्टे फलों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 इस संगठन की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। कथन 2 इसका मुख्यालय लंदन UK में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर इसका कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 गलत दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सूफी सिलसिले से संबंधित शब्द हैं तथा दूसरी तरफ उसके अर्थ दिए हुए हैं। पीर का अर्थ संत है, सही दिया है। खानकाह का अर्थ आश्रम है, सही दिया है। जबकि बासरा का अर्थ जो इस्लामी कानून का पालन न करे, गलत दिया है। समा का अर्थ सूफी गायन है, विकल्प सी गलत दिया है। सूफी सिलसिले को 2 भागों में बांटा जाता है। बासरा जो इस्लामी कानून का पालन करते थे उन्हें कहते हैं, जबकि बेसरा जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफी संतों में किस एक को सिद्ध पुरुष का भी कहा जाता है? विकल्प ए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, विकल्प बी निजामुद्दीन औलिया, विकल्प सी नसरुद्दीन चिराग ए देहली, विकल्प डी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध थे। वे यौगिक प्राणायाम करते थे और इसमें वह इतने पारंगत थे कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रहनुमाई मजदयासन सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित थी? विकल्प ए पारसियों के धार्मिक सुधार से, विकल्प बी मुस्लिमों के धार्मिक सुधार से, विकल्प सी सिखों के धार्मिक सुधार से, विकल्प डी बौद्धों के धार्मिक सुधार से। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए पारसियों के धार्मिक सुधार से है। रहनुमाई मजदयासन सभा पारसियों के धार्मिक सुधार से संबंधित थी। इसकी स्थापना वर्ष 1851 में नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली तथा अन्य लोगों ने किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? विकल्प ए JB कृपलानी, विकल्प बी मौलाना अबुल कलाम आजाद,
विकल्प सी महात्मा गांधी, विकल्प डी हजरत मोहनी। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे 1940 से 1945 ईस्वी तक 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक आज़ाद हिंद बचाओ समिति के नेतृत्वकर्ता थे? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस, विकल्प सी भूला भाई देसाई, विकल्प डी तेज बहादुर सप्रू। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी भूला भाई देसाई है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों व अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इसके बचाव के लिए आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होगा। विकल्प ए राजस्व घाटा, विकल्प बी प्राथमिक घाटा, विकल्प सी बजट घाटा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटे को वर्ष 1993-94 में भारत सरकार ने पहली बार बजट में प्रस्तुत किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है? विकल्प ए जनवरी, विकल्प बी जून, विकल्प सी सितंबर, विकल्प डी दिसंबर। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए जनवरी। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। दूसरा, अल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ईस्ट जैसे जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ये अवायवीय श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी समान व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? विकल्प ए 9 से 12 प्रति मिनट, विकल्प बी 20 से 25 प्रति मिनट, विकल्प सी 72 प्रति मिनट तथा विकल्प डी 15 से 18 प्रति मिनट। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी 15 से 18 प्रति मिनट। किसी समान व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? विकल्प ए जड़, विकल्प बी तना, विकल्प सी पुष्प, विकल्प डी पत्तियां। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी पत्तियां। पौधे पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए सोडियम क्लोरेट शाकनाशक दिया है, सही दिया है। विकल्प बी लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार करने में यूज़ किया जाता है, सही दिया है। विकल्प सी जिंक फास्फेट रोडेंट नाशी है, सही है। विकल्प डी कपास दिया है, प्रोटीन से संबंधित है, जबकि कपास सेलुलोज का बना हुआ एक मुलायम रेशा होता है। अन्य सभी सुमेलित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। विकल्प ए कंप्यूटेड टोमोग्राफी से, विकल्प बी ऑटो एनालाइजर से, विकल्प सी इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ से, विकल्प डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी ऑटो एनालाइजर से है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच ऑटो एनालाइजर से की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है? विकल्प ए आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना, विकल्प बी आयात के बदले निर्यात को बढ़ाना, विकल्प सी निर्यात के बदले आयात को बढ़ाना, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई गई व्यापार नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसका तात्पर्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। यह नीति विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण की त्रिआयामी रणनीति में निम्न में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं है? विकल्प ए समृद्धि उन्मुख रणनीति, विकल्प बी विशेष आवश्यकता कार्यक्रम, विकल्प सी निर्धनता निवारण कार्यक्रम, विकल्प डी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी विशेष आवश्यकता कार्यक्रम
स्वतंत्रता पश्चात सरकार ने निर्धनता के निवारण के लिए त्रिआयामी रणनीति अपनाई। विकल्प समृद्धि आधारित रणनीति, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता निवारण की रणनीति, न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित रणनीति। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था। विकल्प ए समृद्धि, विकल्प बी आधुनिकीकरण, विकल्प सी आत्मनिर्भरता तथा विकल्प डी सामाजिक सशक्तिकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी सामाजिक सशक्तिकरण पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था। पंचवर्षीय योजनाओं के निम्न लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता। देखते हैं अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन सम्मिलित नहीं है। विकल्प ए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, विकल्प बी राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र परीक्षण मिशन, विकल्प सी राष्ट्रीय सौर मिशन, विकल्प डी राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में सम्मिलित नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित 8 राष्ट्रीय मिशन है। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र परिपथ मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। विकल्प ए रेड क्रॉस, विकल्प बी विश्व व्यापार संगठन, विकल्प सी यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, विकल्प डी इंटरपोल। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी इंटरपोल का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन पेरिस में है। देखते हैं अगला प्रश्न है आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। विकल्प ए यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, विकल्प बी प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, विकल्प सी इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है, विकल्प डी सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है यह कथन गलत है। सरकार द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा हेतु आयात संरक्षण के 2 प्रकार अपनाए जाते हैं। पहला प्रशुल्क तथा दूसरा कोटा। प्रशुल्क लगाने से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं जो आयातित वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। देखते हैं अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन दिया है मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा कारण दिया है मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन की समस्या का तात्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया। विकल्प ए वर्ष 1991 में, विकल्प बी वर्ष 1992 में, विकल्प सी वर्ष 1994 में, विकल्प डी वर्ष 1995 में। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए वर्ष 1991 में है। विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1991 में भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। विकल्प ए एडाहॉक ट्रेजरी बिल, विकल्प बी वाणिज्यिक पत्र, विकल्प सी जमा प्रमाण पत्र, विकल्प डी देसी बैंकर्स। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी देसी बैंकर्स मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। ट्रेजरी बिल्स, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। भारतीय मुद्रा बाजार पर नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारों के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत नहीं है। पहला भारत में जनगणना रिपोर्ट, दूसरा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट, तीसरा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। उपरोक्त तीनों भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 किसी देश की आंतरिक संरचना संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। कथन 2 है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित की जाती। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है नहीं है। एक तरफ संगठन तथा दूसरी तरफ उसके मुख्यालय दिए हुए हैं। विकल्प ए में ओपेक
का मुख्यालय वियना दिया है, सही दिया है। विकल्प बी नेम का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में दिया है, सही दिया है। विकल्प सी सार्क का मुख्यालय काठमांडू दिया है, सही दिया है। जबकि विकल्प डी आसियान का मुख्यालय मनीला में दिया है, जबकि आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। विकल्प कथन दो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी सत्य है तथा विकल्प एक गलत दिया। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण एक देशीय होता है, अतः कथन एक असत्य है। कथन दो सत्य है। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार के रूप में रूपांतरित करता है। यह नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार करें। एक तरफ विधायिका का नाम तथा उसके सामने उसके देश दिए हुए हैं। डायट के सामने जापान दिया है, कांग्रेस के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है तथा नेसेट के सामने इजराइल दिया है। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। जापान की संसद का नाम डायट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है तथा इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सा वे माध्यम है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? पहला वित्तीय कटौतियां, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, तीसरा अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है। संसदीय सरकारों में विधायिका प्रश्नों को पूछकर स्थगन प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्ताव तथा कुछ वित्तीय कटौतियों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम से तात्पर्य है विकल्प ए सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, विकल्प बी सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, विकल्प सी सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, विकल्प डी उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 भाग। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति को गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। यदि किसी बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? विकल्प ए वह लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। विकल्प बी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं वह यह प्रमाणित करता है। विकल्प सी लोकसभा में मत बराबर होने की दशा में वह मतदान करता है। विकल्प डी सभी कथन सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी सभी कथन सत्य दिए हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या हो सकती है। विकल्प ए अधिकतम 500 न्यूनतम 40, विकल्प बी अधिकतम 460 न्यूनतम 60, विकल्प सी अधिकतम 500 न्यूनतम 60, विकल्प डी अधिकतम 460 न्यूनतम 40। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी अधिकतम 500 न्यूनतम 60। प्रत्येक राज्य की विधानसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठित होती है। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने पर 500 से अधिक या 60 से कम नहीं होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? विकल्प ए यह राज्य की सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने में सक्षम है। विकल्प बी समवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। विकल्प सी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। विकल्प डी सभी कथन सत्य है। दोस्तों इसका गलत कथन विकल्प बी है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं है। आपात के समय संसद राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने को लेकर राज्य एवं केंद्र में टकराव होने पर केंद्र के कानून को प्राथमिकता प्राप्त होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? विकल्प ए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, विकल्प बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, विकल्प डी 1833 का चार्टर एक्ट, विकल्प डी
1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी में लाए गए पिट्स के इंडिया एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। देखते हैं अगला प्रश्न है वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य किस वर्ष में हुआ था? विकल्प ए वर्ष 1815 में, विकल्प बी वर्ष 1820 में, विकल्प सी वर्ष 1828 में, विकल्प डी वर्ष 1830 में। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए वर्ष 1815 में है। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य हुआ था। इसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? विकल्प ए इनको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया है, विकल्प बी ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, विकल्प सी ये संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, विकल्प डी सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों इसमें असत्य कथन पूछा गया है, इसका उपरोक्त में से विकल्प बी गलत दिया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित नहीं है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक दी है, उसके सम्मुख उसके लेखक दिए हैं। विकल्प ए वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है, सही दिया है। विकल्प बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो है, सही दिया है। विकल्प सी दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है, सही है। विकल्प डी द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक लेनिन दिया है, गलत दिया है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक मोंटेस्क्यू द्वारा लिखी गई है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। दोस्तों यदि प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।